नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण किया। पीएम ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया। पीएम ने बुनकरों के लिए रेशमी कपड़े की छपाई सुविधा केंद्र और वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उपहार दिया। सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए भी कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बनास काशी संकुल का निरीक्षण भी किया है। इसे पूर्वांचल में नई श्वेत क्रांति लाने वाली पहल माना जा रहा है। 30 एकड़ में स्थापित संकुल की प्रतिदिन क्षमता 10 लाख लीटर की है। यहाँ दूध से जुड़े अन्य उत्पाद भी बड़े पैमाने पर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा के केबिन का भी लोकार्पण किया। ये देश की पहली रोपवे सार्वजनिक यातायात सेवा होगी। इससे लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों, गौपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पहले की सरकारों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 6 दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा, कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो यूपी के मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 2 दिन पहले ही सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। आप वो समय भी याद कीजिए जब गन्ने के भुगतान के लिए पहले की सरकार कितना मिन्नत करवाती थी, लेकिन अब किसानों के बकाये का भुगतान तो हो ही रहा है, फसलों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने के साथ ही अब उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, पशुपालन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक हमारी बहनें जुड़ी हैं। ये बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा माध्यम है। वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, मत्था टेका, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए चले, तब सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी के महान योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि रविदास जी ने समाज को आज़ादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। पीएम ने कहा कि सरकार संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ वंचित और पिछड़े वर्गों को ही मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र भी बन गया है। पीएम ने जाति के नाम पर बांटने की राजनीति करने वालों पर भी कटाक्ष किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत, वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित की। पीएम मोदी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते छात्रों को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम के हाथों पुरस्कार हासिल करने वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। इनमें स्मार्ट सिटी और वाराणसी के साथ साथ काशी सांसद प्रतियोगिताओं से जुड़ी कॉफी टेबल बुक्स भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी अवलोकन किया। पीएम ने संवर्ती काशी विषय पर आधारित फोटोग्राफ देखे। पीएम ने प्रतिभागियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद छात्रों के साथ फोटो भी खिंचवाए। इस खास मौके पर बच्चों में जबरदस्त उत्साह और उल्लास दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में संस्कृत का सबसे प्रमुख योगदान है। पीएम ने काशी की समृद्ध विरासत का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। पीएम ने काशी में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कोने कोने से ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। पीएम ने कहा कि काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहाँ से बोध मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में भव्य स्वागत हुआ। विकास परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे पीएम का लोगों ने दिल खोलकर अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के आखिरी दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सत्र के दौरान कहा कि हमें अपनी परंपरा और संस्कृति में गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के लिए पहुंची रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनिटा ओडोवेस्कू से मुलाकात की। वहीं रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनिटा ओडोवेस्कू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। रायसीना डायलॉग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने अपनी कार्यक्षमता और तकनीकी नवीनता के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे नेटवर्क में अपनी पहचान स्थापित की है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेशखाली में फरार मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के खिलाफ एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर आकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। संदेशखाली में फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के साथ ही उसके भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा। इस दौरान सिराजुद्दीन की तालाब के पास स्थित झोपड़ी में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये जमीन हड़प कर सिराजुद्दीन मछली पालन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता अजीत मैती की पिटाई कर दी। गुस्साई भीड़ ने अजीत मैती के घर को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में भाजपा महिला मोर्चा को पुलिस ने एक बार फिर संदेशखाली जाने से रोक दिया। इस दौरान लॉकेट चटर्जी और पुलिस अधिकारी के बीच बहस के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो निंदनीय है और दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र से महिलाओं की प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया और स्थानीय लोग गए, उन्हें आखिर क्यों रोका जा रहा है और मीडिया के खिलाफ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। संदेशखाली हिंसा को लेकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पावन बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार संदेशखाली मामले पर असंवेदनशील है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शाहजहां शेख अब तक गायब है। उन्होंने कहा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि शाहजहां शेख अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा 78 साल पहले जो नुआखाली में हुआ था, संदेशखाली में भी उसकी शुरुआत हो चुकी है।
संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा के लिए राज्य में धारा 144 लागू है। संदेश खाली मामले पर डीडी न्यूज से बात करते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि वहां के लोगों में आक्रोश इसलिए है क्योंकि लोग शेख शाहजहां और बंगाल पुलिस से नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर महिलाओं को उनके घरों से उठाते थे और शेख शाहजहां का दरबार लगता था। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस पीड़ित महिलाओं का एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन्हें शेख शाहजहां के पास भेज देती थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी और पार्टी का कार्यालय तक नहीं खुलने दिया जाता था। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी मांग है कि शेख शाहजहां और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि अब भी बहुत से लोग हैं जो वहां के लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो संदेश खाली चलो अभियान भी चलाएंगे। सुकांत मजूमदार ने कहा कि जिन लोगों ने आदिवासियों और अन्य लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और उससे लोगों को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संदेश खाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी की टीम संदेश खाली पहुंची। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेमा के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच के संबंध में मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दिए गए एक पेपर विज्ञापन के संबंध में भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले पर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का नाश एक बयान नहीं है, ये एक अभियान है जिसकी झलक तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक समय समय पर दिखाई देती रहती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए एक आक्रामक रणनीति अपनाई है। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर मोदी सरकार के कड़े प्रहार के परिणाम स्वरूप आज ये समस्या खत्म होने के कगार पर है। इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर गज़वा-ए हिंद पर जारी फतवे के कारण मुसीबत में फंस गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने फतवे को देश विरोधी बताया है और सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने वनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में हैदराबाद यूथ करेज नाम के एनजीओ को नोटिस जारी किया। पुलिस ने एनजीओ के खिलाफ आयकर विभाग में शिकायत की, साथ ही लोगों को एनजीओ को दान नहीं देने की हिदायत दी है। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। फरार होने की वजह से चल संपत्ति कुर्क हो चुकी है। अब तहसील से भी 2.5 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी हो चुका है। अगर इसका भी जवाब नहीं मिलता है तो अचल संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में चेन्नई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श बैठक हुई। भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, एडीएमके, बहुजन समाज, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमडीके और देसिया पीपुल्स पार्टी सहित 10 दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो पार्टी दूसरों के लिए कहती थी ये सब मिले हुए हैं, आज वही पार्टी ना जाने किस किस पार्टी से मिली हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि वो दिल्ली सरकार के वित्त से संबंधित सीएजी की 5 रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करें। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने की चर्चा के बीच अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दी है। फैसल पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो वो उस उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे।
मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद विधायक जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जीशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जितना संप्रदायवाद है उतना किसी अन्य पार्टी में नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और इसीलिए दुनिया के देश रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा की गरिमामय उपस्थिति में पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि कोविड के दौरान कोविड ऐप ने करोड़ों लोगों के वैक्सीनेशन में अहम भूमिका निभाई। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जाहिर किया है। बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 15 अंक गिरकर 73,143 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी ने दर्ज की 5 अंकों की गिरावट। 22,213 के आंकड़े पर बंद हुआ बाजार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रायसीना डायलॉग 2024 में कहा कि भारत व्यापार वार्ता में जल्दबाजी नहीं करता बल्कि सावधानीपूर्वक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। 26 फरवरी से 29 फरवरी के बीच होने वाली 13वीं WTO की मंत्री स्तरीय बैठक को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत WTO और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय रूप से कार्बन सीमा समायोजन तंत्र अपनाने की ओर प्रयासरत रहेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गूगल के जेमिनी AI चैटबॉट द्वारा भारतीय IT कानूनों के संभावित उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। विदेशी फंड के आउटफ्लो से रुपये पर दबाव पड़ने के कारण रुपये में 8 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी बाजारों में कमजोर संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कीमतें 80 रुपये फिसलकर 62,720 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने की हो गई। वहीं चांदी 700 रुपये गिरकर 74,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने NPCI को पेटीएम ऐप के UPI संचालन के लिए तीसरे पक्ष के प्रदाता बनने की संभावना की जांच करने के निर्देश दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में धीमे विकास के कारण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP 6.4% बढ़ने की भविष्यवाणी की। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एप्पल का राजस्व पिछले साल के मुकाबले लगभग 42% बढ़कर $8.60 हो गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर अपनी पहली आधिकारिक योजना पेश की है, जिसके अनुसार इजरायल सभी फलस्तीनी क्षेत्रों की सुरक्षा करेगा और गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। इजरायल हमास संघर्ष की आग नहीं ले रही है थमने का नाम। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हवाई हमले में इस्लामिक जिहाद समूह के एक आतंकवादी को निशाना बनाया जो कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हमला करने की फिराक में था। उप अमेरिकी ट्रेजरी सचिव वैली एइमो ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक ठिकानों पर प्रतिबंध लगाएगा। रूसी ड्रोन ने मध्य यूक्रेन के निप्रो शहर में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारत पर हमला किया। जर्मनी के विपक्षी नेताओं ने यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें प्रदान करने का आग्रह ओलाफ सोल्ज से किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ बैठक के लिए अर्जेंटीना पहुंचे। दक्षिण कोरिया की नर्सों ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से अपनी नौकरी पर लौटने का आग्रह किया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन हंगरी के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समेत दूसरे कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने कहा कि अगर इथियोपिया सोमालीलैंड से अलग हुए एक क्षेत्र में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के समझौते पर आगे बढ़ता है और संभवतः इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देता है तो सोमालिया अपनी रक्षा करेगा। साल 2015 में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए सीरिया गई पूर्व ब्रिटेन नागरिक शमीमा बेगम की अपील को लंदन अपील न्यायालय ने खारिज किया। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने बनाए 7 विकेट पर 302 रन। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने खेली शतकीय पारी, भारत के खिलाफ लगाया टेस्ट करियर का 10वां शतक। डेब्यू टेस्ट में ही कमाल किया भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड के 3 शीर्ष बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन वापस। पारिवारिक कारणों के चलते इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद को भारत का दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा है। भारत के शीर्ष धावक रविवार को नई दिल्ली मैराथन के 9वें संस्करण में 19,000 से अधिक एथलीटों के साथ भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में SSPU की हर्षदा शरद गरुड़ ने भारोत्तोलन में महिलाओं की 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। FIH हॉकी प्रो लीग में शनिवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। पिछले मैच में नीदरलैंड्स के हाथों मिली थी हार। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच जेनेक शॉपमैन ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्राजील और बार्सिलोना के बीच खेल चुके पूर्व फुटबॉलर डैनी एल्वेस को स्पेन की कोर्ट ने दुष्कर्म का माना दोषी, सुनाई 4.5 साल की सजा। यूरोपा लीग के प्लेऑफ के दूसरे लेग में रेनेस की टीम ने AC मिलान को 3-2 से शिकस्त दी। वहीं यूरोपा लीग में ही प्लेऑफ के ही दूसरे लेग में मार्शेले की टीम ने शख्तर डोनियास्क की टीम को 3-1 से हरा दिया। एशियन चैंपियंस लीग में अल हिलाल की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सेपाहन की टीम को 3-1 से दी मात। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर टोनी क्रूस ने किया रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान। यूरो 2024 के लिए बदला फैसला, साल 2021 में लिया था संन्यास। नीदरलैंड्स और फ्रांस के खिलाफ दोस्ताना मुकाबला खेलेंगे, जिसकी शुरुआत अगले महीने होगी। ब्रिटेन के कैमरन नोरी ने रियो ओपन के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। चिली के टॉमस बेरियास वेरा को 6-1, 6-1 के सीधे सेट में दी शिकस्त। शीर्ष वरीयता प्राप्त आंद्रे रुब्लेव कतर ओपन से हुए बाहर। चेक खिलाड़ी जैकब मैंसिक ने 6-4, 7-6 से हराया। आयुष शर्मा की नई फिल्म रुस्लान का प्री टीजर हुआ लॉन्च। 26 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में होगी फिल्म लॉन्च। सिनेमा प्रेमी दिवस के दिन PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस ने दी दर्शकों को सौगात। 99 रुपए हुए आम टिकटों के दाम। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आगामी फिल्म योद्धा का पहला गाना जिंदगी तेरे नाम टीजर हुआ रिलीज। 24 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। आमिर खान की दंगल की अभिनेत्री सुहानी भटनागर के घर आमिर खान पहुंचे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। आमिर खान ने सुहानी के परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।